Hello students, today we will study indirect method to measure small distances. In the previous class we have studied indirect method to measure large distances such as height of the tree, peak of the mountain, and we have also studied the parallax method to measure large distances such as the distance between the earth and the moon, distance between a planet and the earth, and the distance between the nearby star and the earth. In this way, we have also studied the method to measure the diameter of the moon. Now today we will measure small distances such as molecular size. So today we will study a method to measure the molecular size of oleic acid. Now the question arises, what is oleic acid? Answer is, the oleic acid is a soapy liquid. It is a soapy liquid with a comparatively larger molecular size. नॉर्मली जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है उसका ऑर्डर होता है 10 to the power -10 से 10 to the power -11. ये इतना छोटा होता है मॉलिक्यूलर साइज. बट ऑयलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर साइज होता है ये कंपैरेटिवली दूसरे मॉलिक्यूल से बड़ा होता है. इसका ऑर्डर होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -9 मीटर और 1 नैनोमीटर. ठीक है, तो ऑयलिक एसिड का मॉलिक्यूल का साइज़ कैसे मेजर करना है, मॉलिक्यूलर साइज इनडायरेक्ट मेथड से, वो आज हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड in alcohol in 19 centimeter cube of alcohol. एक सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड का हमने 19 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया. डिज़ोल्व करने से टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम हमारे पास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब. और 20 सेंटीमीटर क्यूब से ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो गया इस सोल्यूशन में, ये हो गया 1/20 सेंटीमीटर क्यूब. ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/20 सेंटीमीटर क्यूब. फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस सोल्यूशन में से एक ड्रॉप निकाला और उस ड्रॉप को वापस से 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया. सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, वी रीडिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सॉल्यूशन into 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल. ठीक है, हमने इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला, इस सोल्यूशन में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकाला और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने किस में डिसॉल्व कर दिया, वापस से 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 19 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया. अब ये जो सोल्यूशन मेरा टोटल 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 19 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 20 सेंटीमीटर क्यूब. और इस सोल्यूशन में जो ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन है, इस सोल्यूशन में जो ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड, ये कितना हो गया, concentration of oleic acid in the solution
देखिए पहले कितना था 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, अब इसका भी हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और इसमें 19 सेंटीमीटर क्यूब में मिला दिया। अब जो हमें कंसंट्रेशन मिली ऑयलिक एसिड की वो मिली 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब बहुत कम। पहले ऑलरेडी ये 1 सेंटीमीटर क्यूब थी 19 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब 1/20 पार्ट था। फिर हमने इसका भी एक पार्ट निकाला और 19 पार्ट में 19 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व कर दिया। तो अब जो हमें ऑयलिक एसिड की कंसंट्रेशन मिलती है नए सोल्यूशन में, न्यू सोल्यूशन में ऑयलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन मिलती है वो मिलेगी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमने क्या किया, अब हमने ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम मेजर किया। ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम कैसे मेजर किया हमने इसको एक पिपेट में भरा। एक पिपेट होता है, ऐसा लॉन्ग ट्यूब होता है। इस लॉन्ग ट्यूब में हमने ऑयलिक एसिड को भरा। इस ट्यूब में क्या होता है, इस ट्यूब में यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटेड रहता है। जैसे 0 ml से स्टार्ट हो जाएगा, 10 ml, 20 ml, देन 30 ml, देन 40 ml, इस तरह से। और इसके नीचे हमने एक ब्रॉड बीकर ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक इसका टैप होता है, इस टैप को हमने ओपन करा। हमने इस टैप को जैसे ही ओपन करा, इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑयलिक एसिड, इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो सोल्यूशन है, ऑयलिक एसिड नहीं, ये जो सोल्यूशन हमने बनाया जिसमें ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको हमने जैसे टैप को ओपन किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पर सोल्यूशन इकट्ठा होने लगा। ड्रॉप बाय ड्रॉप सोल्यूशन यहाँ पर इकट्ठा होने लगा। और हमने क्या काउंट करा, हमने काउंट करा नंबर ऑफ ड्रॉप्स। नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करने पर हमने ये देखा कि ये जो ऑयलिक एसिड का जो वॉल्यूम है, सॉरी ऑयलिक एसिड का नहीं, इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। जितने ड्रॉप्स यहाँ से निकलेंगे उतना वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा। लेट इसका जो वॉल्यूम है ये 10 ml से डिक्रीज़ हो गया। मान लीजिए इसका जो वॉल्यूम है ये 10 ml से डिक्रीज़ हो गया। एंड ड्रॉप्स गिरने से जो वॉल्यूम है वो 10 ml से डिक्रीज़ हो गया। इसका क्या इंडिकेशन है, इसका मतलब ये है कि एंड ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो 10 ml है। एंड ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो 10 ml है। अगर एंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम 10 ml है तो 1 ml इज इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml कितना होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या काउंट कर लिया, हमने काउंट कर लिया कि कितने ड्रॉप्स गिराने से कितना वॉल्यूम कम होता है। हम यहाँ से देख सकते हैं, मान लीजिए एंड ड्रॉप्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। लेट अस अज्यूम इफ एंड ड्रॉप्स आर poured out, then the volume decreases by V centimeter cube. Volume decreases by V centimeter cube. इसको हम यहाँ पर NV कर लेते हैं। एन ड्रॉप्स गिराने से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय NV सेंटीमीटर क्यूब। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ each drop is 1 centimeter cube. Therefore the volume of each drop is 1 centimeter cube, sorry V centimeter cube। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना हो गया, एन ड्रॉप्स का वॉल्यूम था NV सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया V सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम एक ड्रॉप का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे n ड्रॉप्स गिरने से इसका वॉल्यूम 10 ml कम हो गया, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए NB कितना है, NB 10 है। अगर NB 10 है, 10 ड्रॉप्स गिरने से 10 ml कम हो गया, तो इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि 1 ml 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल है। और
ऐसे ही जैसे हमने अब यहाँ पे जनरल फार्मूला हमने बना लिया कि n ड्रॉप्स हमने काउंट करे और n ड्रॉप्स के गिरने से जो वॉल्यूम है वो nv सेंटीमीटर से डिक्रीज हो गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो है v सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जितना भी हमने ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला था इसको हमने पानी के साथ नाउ pour these end drops into water cap in broad beaker। इसी तरह का हमें एक बड़ा बीकर लेना है जिसका माउथ काफ़ी बड़ा हो और उसमें पानी होना चाहिए। उस पानी में हम ये एंड ड्रॉप्स पोर कर देंगे। अदरवाइज़ आप ऐसा कर सकते हैं, जहाँ पर हमने ये एंड ड्रॉप्स निकाले हैं इसके अंदर भी आप पानी डाल सकते हैं। पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये ऑयलिक एसिड है और जब जैसे आप इसके अंदर पानी डालते हैं तो ऑयलिक एसिड कहाँ जाएगा, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है पानी से कम होती है, वाटर से कम हो जाएगी, तो ये सारे के सारे जो ड्रॉप्स हैं ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ये सारे के सारे ड्रॉप्स जो हैं ये सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। और आपको ये, अगर ये बीकर का सरफेस है, मैं आपको टॉप व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अगर बीकर का सरफेस है तो आप ऐसे देखेंगे कि बीच में ये इस तरह से ये सारे ड्रॉप्स वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। ये चारों तरफ क्या है, चारों तरफ पानी है और जो आपने एंड ड्रॉप्स पोर करे थे वो इस तरह से सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड एंड एल्कोहल। सोल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड एंड एल्कोहल जो हमने यहाँ से निकाला था ये वही सोल्यूशन है। इसमें कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इज 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। 1/400 सेंटीमीटर क्यूब में % यहाँ पर जो मैं कंसंट्रेशन बता रहा हूँ 1/400 सेंटीमीटर क्यूब मैंने बताया था, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन है। 1/400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। मतलब अगर इसमें से आप 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालते हो तो उसमें ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें ये देख सकते हैं कि हमने एंड ड्रॉप्स हमने इसमें से निकाले, एंड ड्रॉप्स हमने निकाले तो एंड ड्रॉप्स में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, एंड ड्रॉप्स में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। तो ऑयल ये निकालने के लिए हमें एंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो हमें पता है द वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप्स इज NV सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने जब पिपेट से ये ड्रॉप्स निकाले थे तो हमने ये काउंट कर लिए थे नंबर ऑफ ड्रॉप्स हमारे पास कितने हैं, और एंड ड्रॉप्स का वॉल्यूम हमने देखा था कि यहाँ से जब एंड ड्रॉप्स बाहर आते हैं तो यहाँ से ये 10 ml से कम हो गया था। ये जितना भी आप काउंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कम हो जाएगा, बट जितना भी कम होगा आप उसको, ये काउंटेबल है, आप इसको काउंटेबल है या मेजरेबल है। तो आपने इसको यहाँ से मेजर कर लिया और आपने देखा कि एंड ड्रॉप्स निकालने से जो वॉल्यूम है वो NV सेंटीमीटर क्यूब कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी वॉल्यूम, जितने भी ड्रॉप्स यहाँ से निकले थे उनका वॉल्यूम कितना है, NV सेंटीमीटर क्यूब, NV सेंटीमीटर क्यूब। और आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। तो NV सेंटीमीटर क्यूब में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, NV/400। देयरफॉर concentration of oilic acid in
NV सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना कंसंट्रेशन होगा, 1 ड्रॉप में 1/400, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब था, तो NV सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा NV अपॉन 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब क्या होता है, एल्कोहल यानी स्पिरिट, ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, बहुत जल्दी हवा में मिक्स हो जाता है। तो जब ये इसका जो पैच डेवलप हुआ था, इसमें क्या था, इसमें एल्कोहल और ऑयलिक एसिड था। जैसे ये पैच डेवलप होता है, विद इन फ्यू मिनट्स ये एल्कोहल इसमें से निकलकर हवा में उड़ जाएगा, एल्कोहल इसमें से निकलकर हवा में उड़ जाएगा, और यहाँ पर रह जाएगा जो पैच जो रह जाएगा, उसमें सिर्फ क्या होगा, उसमें सिर्फ ऑयलिक एसिड होगा। इसमें सिर्फ क्या होगा, इसमें सिर्फ ऑयलिक एसिड होगा। अब आपको क्या करना है, ये बीकर मैंने दोबारा बनाया है, इसमें ये देख सकते हैं आप, अगर इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब आप देखेंगे तो आपको ये, अगर बीकर जो है सिलेंड्रिकल बीकर है तो उसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सर्कुलर, और इसके ऊपर आपको ये ऑयलिक एसिड का पैच नज़र आएगा। ठीक है, ये पैच आपको नज़र आएगा ऊपर से। आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक ग्राफ पेपर को जेंटली प्लेस करना है, ग्राफ पेपर को जेंटली प्लेस करना है। अब जब आप इसको इसके ऊपर ग्राफ पेपर रखेंगे तो ग्राफ पेपर पर आपको कुछ इस तरह से अपीयर होगा। ग्राफ पेपर में आप देखेंगे बीच में से ऑयलिक एसिड का जो पैच है वो अलग से बनेगा, और बाकी जो ग्राफ पेपर है वो पानी से गीला हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो पानी है और बीच में ऑयलिक एसिड का पैच बना हुआ है। तो बाकी वाला जो है वो पानी से गीला हो जाएगा, और इसमें ऑयलिक एसिड का जो पैच है वो अलग से आपको नज़र आएगा। फिर ग्राफ पेपर में आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ग्राफ पेपर पे ऐसे स्क्वायर्स बने हुए होते हैं, ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, इन ग्रिड्स को काउंट करके आप क्या कर सकते हैं, ऑयलिक एसिड का जो पैच है, ऑयलिक एसिड का जो पैच है, इसका एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ स्क्वायर्स आप काउंट कर लेंगे और इसमें से ऑयलिक एसिड का एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा तो हम इसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, थिकनेस ऑफ द ऑयल film on surface of water is given by thickness। क्या होता है सरफेस थिकनेस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, सॉरी थिकनेस अगर आपको निकालनी है तो थिकनेस आप निकाल सकते हैं वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करके। एरिया किसका, ये जो पैच बना है इस एरिया से, इसका एरिया। ठीक है, आपको इसका वॉल्यूम पता है, इसमें ऑयलिक एसिड जो एल्कोहल था वो तो इवेपोरेट हो गया, अब इसमें सिर्फ क्या बचा, इस पैच में सिर्फ ऑयलिक एसिड बचा, और उस ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम आपको पता है कितना है, NV/400, NV/400 ये ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम है इस पैच में। और इसको जब आप एरिया से डिवाइड कर देंगे, लेट द एरिया जो यहाँ से निकल कर आता है एरिया, हम उसको A मान लेते हैं, तो थिकनेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, थिकनेस इज इक्वल्स टू NV/400, A 400/A सेंटीमीटर। और जब हमने इसको मेजर किया, इट कम्स आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, इट कम्स आउट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9 मीटर। जो इस ऑयलिक एसिड का जो थिकनेस निकल कर आया ये 10⁻⁹ मीटर है। और हम ये जो लेयर है हम इसको इसमें हम ये अज्यूम कर लेते हैं, एंड इट हैज़ बीन अज्यूम दैट it has been assumed that in the layer formed
द थिकनेस इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये लेयर बनाई तो यहाँ पर हमने इसको फैलने के लिए या फिर मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करने के लिए इनफ एरिया दिया, और इस तरह से दिया कि ताकि सरफेस पर जो हमें ये पैच मिले, उस पैच की जो लेयर है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल की ही लेयर बने। अगर आप ये ब्रॉड नहीं लेते और मान लीजिए ये आप इस तरह से लेते तो इसमें हो सकता था इनको फैलने के लिए जगह नहीं मिलती और ये एक के ऊपर एक ऐसे 2 या 3 मॉलिक्यूलर लेयर की थिकनेस भी बना सकते थे। तो इसलिए हमने इसको फैलने के लिए इनफ जगह दी, बहुत इनफ स्पेस दिया ताकि ये अच्छे से फैल सके। और अब जो लेयर बनी है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो थिकनेस है वो 1 मॉलिक्यूल के बराबर है। अब इस लेयर की थिकनेस हमने कैलकुलेट कर ली, जो कि कितनी है 10⁻⁻9 मीटर। और आप देख सकते हैं ये जो थिकनेस है यही क्या होगा, यही इन मॉलिक्यूल्स का डायमीटर होगा। देयरफॉर द thickness is equal to diameter of the molecules। इस तरह से हमने क्या करा, हमने ऑयलिक एसिड का जो डायमीटर है वो मेजर करा, यानी उसकी थिकनेस को हमने मेजर करा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट। नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी हमने लेंथ का मेजरमेंट पढ़ा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमने कल देखे थे कि हम स्केल से, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गॉज से मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड और पैरेलैक्स मेथड देखा, और ये ऑलिक एसिड निकालने का हमने मेथड देखा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट देखते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेट। मास और वेट को कैसे मेजर करते हैं, तो इसमें 2 तरह के मेजरमेंट हमको मास में मिलेंगे, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशन मास। इनर्शियल मास कैसे मेजर करना है और ग्रेविटेशनल मास कैसे मेजर करना है। इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। ठीक है, इनर्शियल मास मेजर करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल मास। इनर्शियल मास हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम देखते हैं। हमने क्या करा, हमने टेबल पर इस तरह से हमने क्या करा, हमने एक लंबी स्ट्रिप ली। जैसे आप लोग कई बार स्केल के साथ कर लेते हैं, स्केल को टेबल में आप फंसा देते हैं इस तरह से, और इस स्ट्रिप को आपने यहाँ से क्लैम्प कर दिया, यहाँ से और यहाँ से क्लैम्प कर दिया ताकि ये यहाँ पर फंसी रहे। ये आपने इलास्टिक से या रबर बैंड से किसी तरह से आपने इसको क्लैम्प कर दिया ताकि ये यहाँ पर फंसी रहे। ये टेबल है, अब आपने क्या करना है, जिस मास को आपने मेजर करना है उसको आपको इस स्ट्रिप के ऊपर रखना है। उस मास को आपको इस स्ट्रिप के ऊपर रखना है, और ये सपोज आपने ये मास स्ट्रिप के ऊपर ये इस तरह से रख दिया। ये मास आपने स्ट्रिप के ऊपर रखा। अब आपने क्या करा, इसको हॉरिजॉन्टली टैप किया।
ऐसे नहीं, वर्टिकली नहीं, आपने इसको हॉरिजॉन्टली टैप करा ताकि ये आपके लेफ्ट से राइट मूवमेंट दिखाने लगे। जैसे अगर मैंने इस स्केल को इस तरह से क्लैम्प कर दिया और जो मेरे को इसमें मास मेजर करना है उस मास को मैंने इसके एक एंड पर रखा और मास को रखने से देखिए मैंने इसको यहाँ पे क्लैम्प कर दिया और इस मास को हमने यहाँ पर बांध दिया। बांध कर हमने इसको लेफ़्ट से राइट ये ऐसे टैप कराया और जब हम इसको ऐसे टैप करेंगे क्योंकि ये इलास्टिक से बंधा हुआ है तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ऐसे आने की कोशिश करेगा। ये इसको हमने ऐसे टैप करा दिया तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो हमने क्या करा, हमने देखा, ये हमने कैलकुलेशन करी और हमने देखा कि इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है या फिर इसका जो पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है, ये जो टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन है ये प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ मास के। किसके प्रोपोर्शनल है? अंडर रूट ऑफ मास के। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ mass when it is tapped horizontally we have noticed that time period of vibration, time period capital T, time period of vibration capital T is directly proportional to under root of mass. Time period of वाइब्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। अब आपने देखिए इसको हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट कराया था, ऐसे। अब इसमें ग्रेविटी का कोई भी रोल नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी जो हमने वाइब्रेशन कराया उसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है। और आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो होता है उसका मास इंटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी इन्वॉल्व नहीं है तो हम यहाँ पर ग्रेविटी का एक्शन भी काउंट नहीं करेंगे। हमने मास को यहाँ पर रखा और हमने देखा कि जितना ज़्यादा मास हम रखते जा रहे हैं उतना ज़्यादा टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। ये हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि टाइम पीरियड मास के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। पहले तो हमने नोट करा जितना ज़्यादा हम मास बढ़ाते गए टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता गया। तो हमने कैलकुलेशन से ये देख लिया कि जो टाइम पीरियड होता है वो मास के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड जो है मास के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हमने लैब में एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट करा और हमने ये पाया कि जो टाइम पीरियड है मास के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है। फिर हमने क्या करा, ये जैसे हमने ये जिस भी मास का, फॉर सपोज इस शार्पनर का हमें इनर्शियल मास कैलकुलेट करना था, तो हमने पहले क्या करा, इस शार्पनर को रखा। इस शार्पनर को रखकर इसका जो टाइम पीरियड है T1 नोट कर लिया। T1 हमने नोट कर लिया। फिर हमने क्या करा, इस शार्पनर को हटाकर इसकी जगह एक स्टैंडर्ड मास रखा। स्टैंडर्ड मास जिसका मेजरमेंट हमें पता है, स्टैंडर्ड मास का मतलब जिसका मेजरमेंट हमें ऑलरेडी पता है कि इसका इनर्शियल मास इतना है, वो मास हमने रखा। दोनों का टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करा, लेट इट बी T1 एंड T2। एक जो जिसका हमें कैलकुलेट करना है वो उसका मास m ले लेते हैं और जिसका m1 ले लेते हैं, और जिसका जो स्टैंडर्ड मास है उसका मेजरमेंट हम m2 ले लेते हैं। तो इससे क्या आया, हमारे पास दो टाइम पीरियड्स आ गए। T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। पहले हमने जिसका इनर्शियल मास हमें कैलकुलेट करना था वो हमने रखा और हमने देखा कि जो T1 है ये प्रोपोर्शनल आ गया किसके? अंडर रूट ऑफ m1 के। T1 जो आ गया किसके प्रोपोर्शनल आ गया? अंडर रूट ऑफ m1 के। यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो T1 स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m1। फिर हमने स्टैंडर्ड मास रखा, देन द मास इज replaced by standard mass let the time period of standard mass
इज, लेट द टाइम पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड मास इज T2। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी? T2 की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ M2, वेयर M2 इज स्टैंडर्ड मास, वेयर M2 इज स्टैंडर्ड मास। अब अगर आपको किसी भी मास को या किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो हमेशा मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके। ये जब मैं आपको मेजरमेंट का प्रोसेस सिखा रहा था तब मैंने आपको बताया था मेजरमेंट हमेशा कैसे किया जाता है, उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके। तो हमें पहले तो हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिया, फिर हमने स्टैंडर्ड मास का टाइम पीरियड निकाल लिया। तो M2 जो आया, M2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 स्क्वायर। अब हमने क्या करा, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमने क्या करा, इन दोनों को डिवाइड, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया। तो हमने देखा T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आया, इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 आया। इसमें आपको किसकी वैल्यू नहीं पता है? इसमें आपको M1 की वैल्यू नहीं पता है, M2 की वैल्यू आपको पता है, T1 और T2 ये दोनों वैल्यूज़ भी आपको पता है, क्योंकि टाइम पीरियड तो आपने नोट कर लिया था वाइब्रेशन का, टाइम पीरियड वाइब्रेशन का आपने नोट कर लिया, और M2 भी आपको पता है। तो M1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? M1 की वैल्यू आ जाएगी T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मास दैट इज M2। इन दिस वे यू कैन मेजर द इनर्शियल मास। इस तरह से आप इनर्शियल मास का मेजरमेंट कर सकते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास को कैसे मेजर करना है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। ग्रेविटेशनल मास को आप बचपन से मेजर करते आए हैं, बचपन से जो आप मेजरमेंट करते आए हैं वो ग्रेविटेशनल मास का ही मेजरमेंट होता है। ये इस तरह से तराजू से जो आप मेजर करते हैं, यहाँ पर आपने एक और यहाँ पर हमने दूसरी जगह दूसरा पेन बना रखा है, यहाँ पर हमें वेट रखना है। यहाँ पर जब आप वेट रखेंगे, यहाँ पर फॉर सपोज आपको ये वेट आपको मेजर करना है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वेट्स रखते रहेंगे जिनका मेजरमेंट आपको पता है, जिनका मेजरमेंट आपको पता है। ये वेट्स आप तब तक रखते रहेंगे जब तक ये जो नीडल है ये एकदम सीधी नहीं हो जाए। ये नीडल जो है ये इसके नीचे एकदम नहीं आ जाए, ठीक है। तो जब तक ये नीडल ये जो नीडल है ये इसके नीचे नहीं आ जाती, जब तक ये दोनों एक ही लाइन में नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको इसमें वेट्स रखते रहने, इसके एडजस्टमेंट करते रहने। तो जैसे ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएगी तो आपको मान लेना है कि इधर को लगने वाला फोर्स और इधर को लगने वाला फोर्स जो है वो इक्वल है। इसका मतलब इसका वेट और इसका वेट इक्वल है। बस अब आप वेट को कंपेयर करके मेजरमेंट निकाल सकते हैं। मेजरमेंट कैन be done easily by comparing weights। मेजरमेंट हम इजीली वेट्स को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने बस दोनों के मोमेंट्स को सेम कर दिया। मोमेंट्स आर सेम। जब रोटेशनल मोशन हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको मोमेंट्स पढ़ाऊंगा। अभी आप ये समझिए कि हमने दोनों के वेट्स को इक्वल कर दिया, ताकि इधर को लगने वाला फोर्स जो इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था और जो इस रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स इक्वल हो गया। तो ये रॉड क्या हो गई, ये रॉड हो गई स्टेबल। जब ये स्टेबल हो गई तो ये नीडल एक दूसरे के नीचे आ गई, ये दोनों नीडल्स एक दूसरे के नीचे आ गई, ये दोनों एक ही लाइन में अलाइन हो गई। तो इसका मतलब है ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, और इसका ये भी मतलब है कि ये दोनों वेट्स इक्वल है। तो यहाँ से वेट्स की रीडिंग लेकर आप देख सकते हैं कितना वेट आपने यहाँ पर रखा है, उतना ही वेट इसका होगा। तो आपने क्या करा, आपने इसका वेट जो है ये मेजर कर लिया, सिंपली जैसे दुकानों पर वेट मेजर करा जाता है। तो ये हुआ मेजरमेंट ऑफ इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास। अब हम छोटा सा टॉपिक करते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है? टाइम इज सिंपली व्हाट अ क्लॉक रीड्स। जो घड़ी हमें बताती है वो ही टाइम होता है।
एल्बर्ट आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, और जो फिनोमेना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करे उसे हम स्टैंडर्ड टाइम की तरह अज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको हम स्टैंडर्ड की तरह यूज कर सकते हैं और हम करते भी हैं। इट इज इक्वल्स टू 1 सोलर डे रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। फिर इसके बाद रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टाइम, इट इज 1 ईयर। इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। फिर इसके बाद है ह्यूमन हार्ट बीट। ह्यूमन हार्ट जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करता है, मतलब इसकी जो बीटिंग प्रोसेस है एक टाइम के बाद हर टाइम मतलब कंटिन्यूसली रिपीट करता रहता है। और एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम एक्यूरेटली मेजर करना है, जिसका जो टाइम इंटरवल हो वो एकदम फिक्स्ड हो, तो हमने सीजियम का एटॉमिक क्लॉक के बारे में पढ़ा था। सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक ये हमने पढ़ा था। इट एमिट्स रेडिएशन, ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस एमिट करती है और इसका जो एक रेडिएशन होता है, इसका जो एक रेडिएशन एमिट करने का टाइम होता है वो होता है 1/10 raised to the power 13 of a second। 10 raised to the power 13 of a second। तो मैंने आपको बताया था कि जब इतने करोड़ रेडिएशंस ये एमिट कर देंगी, इतने करोड़ रेडिएशंस ये आप एमिट कर देगी, तो हम टाइम मान लेंगे, हम घड़ी में टाइम कितना मान लेंगे, हम 1 सेकेंड का टाइम मान लेंगे। तो इसमें गलती होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, बहुत एक्यूरेट और बहुत ही प्रिसाइज क्लॉक है सीजियम 133। तो इस तरह से आप टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं उनको किसी भी स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करके। जैसे सैंड क्लॉक होता है, पेंडुलम होता है, और सैंड की जगह आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये सैंड क्लॉक, इसमें आप सैंड भी भर सकते हैं, इसमें आप पानी भी भर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ख़त्म होने का जो टाइम है ये एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम है। उतने ही टाइम में ये पूरा यहाँ से नीचे जाता है और फिर नीचे से ऊपर आता है, तो इसको भी आप स्टैंडर्ड टाइम मान सकते हैं, और यहाँ पे पानी भर के भी आप इसको स्टैंडर्ड टाइम अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें से न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है फिजिक्स में आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे फिजिक्स, अब न्यूमेरिकल पोर्शन जो है डायमेंशनल एनालिसिस से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस ही पढ़ेंगे।